तो हम महिलाएं कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए समस्त उपस्थित यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित सिपा के वासी हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस प्रोग्राम को अत्यंत गरिमामयी बनाया है, जिसके कारण मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और साथ ही साथ मैं सम्राट अशोक कलश के समस्त सदस्य और इस कार्यक्रम के आयोजक करता, संभवतः मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। इन्होंने इतना अच्छा संचालन किया मंच का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ रहना शेष नहीं रह गया। समस्त अतिथियों ने उनके बारे में समस्त बातों को आपके समक्ष रख दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों दाम्पत्य ने, पति पत्नी ने मिलकर लगभग 18 विद्यालय खोले, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। और जो हम आजकल साक्षरता मिशन हम देखते हैं विद्यालय में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिबा राव फुले जी और सावित्रीबाई फुले के द्वारा 1854-55 में इसका प्रारंभ पहली बार किया गया था, साक्षरता मिशन, जिसके तहत आज प्राइमरी विद्यालय में सभी लोग निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। और इसके लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया, और ये लिखा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे, चाहे वो बालक हो और चाहे बालिका हो, वो निःशुल्क शिक्षा के अधिकारी, जिसकी नींव कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही किया गया था। और इतनी ये महान शख्सियत है जिनके बारे में मैं चंद लम्हों में कुछ बयां नहीं कर सकती। किसी भी एक महान व्यक्तित्व का संभव नहीं है कि हम कुछ चंद शब्दों में उनके बारे में, उनके जीवन की व्याख्या कर पाए, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता है कुछ ना कुछ उनके बारे में बता पाए। और मैंने जैसे कि मैंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे संविधान में अधिनियमित हो चुका है। 26 सितंबर 2023 को 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, और इसको जौनपुर में हमारे कप्तान साहब ने अधिनियमित किया। आज आप मुझे महिला चौकी इंचार्ज के रूप में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की देन है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम की देन है, और इस पर भी कार्य चल रहा है। पूर्णतः इतनी जल्दी कोई अधिनियम नहीं होता है, 2 साल में संभवतः लगभग इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, और तब कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अच्छी है और अधिक अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण के बारे में मैं कुछ लाइनें लिखी हूँ जिसे मैं कहना चाहूंगी। माना कि मैं तो अबला हूँ, मत भूल कि सबला मैं ही हूँ। माना कि मैं तो अबला हूँ, मत भूल कि सबला मैं ही हूँ। हाँ मुझमें है माँ की ममता, हाँ मुझमें है माँ की ममता, पर दावानल की ज्वाला पे हाँ मैं ही हूँ माँ कौशल्या, मत भूल कैकेयी मैं ही हूँ। तुम में शिवत्व जब आएगा, तुम में शिवत्व जब आएगा, मैं भी सतीत्व दिखलाऊंगी। एक बार बनो तुम महादेव, मैं भी गौरी बन जाऊंगी। एक बार बनो तुम महादेव, मैं भी गौरी बन जाऊंगी। तुम अंबर मुझसे छीनोगे, तुम अंबर मुझसे छीनोगे, मैं अवनी तुमसे हर लूंगी। तुम में शिवत्व जब आएगा, मैं भी सतीत्व दिखलाऊंगी। एक बार बनो तुम महादेव, मैं भी गौरी बन जाऊंगी। इसका तात्पर्य यही है कि हम इक्वलिटी का व्यवहार करें, समानता का। जैसा कि हम अपने लिए सोच रहे हैं कि पुरुष हमारे प्रति आदर का भाव रखें, तो महिलाएं उनके प्रति आदर का भाव रखें। जैसा कि मैं समाज में इस समय चौकी पे देख रही हूँ कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष शोषित हो रहे हैं। इसको कोई अन्यथा ना ले, महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है, महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। ये चीज गलत है। यह आपके उत्थान के लिए अधिकार दिया गया है, ना ही किसी निर्बल को प्रताड़ित करने के लिए। आपका कोई विवाद होता है, जमीनी विवाद, आप उसको छेड़खानी में किसी बात में तब्दील करके किसी बच्चे का करियर खराब कर रहे हैं, तो आप यहाँ समस्त लोग नारी शक्ति के रूप में विराजमान है। मैं सबको वंदन करती हूँ, लेकिन आसपास में जो महिला उनको जरूर जागरूक करिए कि अपनी शक्ति का अनाधिकृत रूप से दुरुपयोग ना करें, नहीं तो जो ये शक्ति देता है वो छीन भी लेता है। याद रखिएगा इस चीज को। आप अपनी शक्ति का प्रयोग उत्थान के लिए करें, ना ही किसी के पतन के लिए। एक बच्चे खिला
दिखा देता है तो बेचारे का लड़के का सारा करियर खराब हो जाता है। ना ही वो विदेश जा सकता है, ना ही वीजा पा सकता है, ना ही कोई लाइसेंस प्राप्त कर सकता है सरकारी, ना ही किसी सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही उसे फाइनल नौकरी मिलती है। नहीं तो होमगार्ड्स के लिए आप यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक करते हैं, फाइनल सीवीआर होती है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो लगती है थाने से, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। तो अपने अधिकार का आप संभल के प्रयोग करें, ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। और ये काम माता को होता है, यहाँ समस्त नारी शक्ति उपस्थित है। एक माँ चाहे ना तो एक समाज की वो सुधारक होती है, वो कई परिवार को लेके चलती है। वो चाहे तो उसका बच्चा क्या बन जाए, जैसे कि मैं हूँ, मैं अकेले शिक्षित हूँ तो मैं अकेले सरकारी नौकरी पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी माँ शिक्षित है, उसके 6, 7, 8, 10 बच्चे, वो 10 को पता नहीं किस किस पद पे पहुंचा देगी। ये एक माँ की शक्ति को सिर्फ एक माँ ही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो मैं समस्त नारी शक्ति से कहना चाहूंगी कि आप अपनी शक्ति को पहचाने और उसका सकारात्मक रूप में प्रयोग करें, ना ही नकारात्मक। थोड़ी थोड़ी से द्वेष के बात पर मुकदमा इन सब चीजों में जो लोग फंसते हैं, वो अपने साथ साथ सामने वाले का भी समय और करियर खराब करते हैं। तो कभी कभी अपने अधिकार का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका संभल के प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप प्राचीन काल में देखा करते थे, वही शक्ति देवता को प्राप्त थी, वही दानव को भी प्राप्त थी, लेकिन उनके प्रयोग करने का तरीका अलग था और देवताओं का प्रयोग करने का तरीका अलग था। तो अपनी शक्ति का आप इस तरीके से प्रयोग करें जिससे कि आप और आगे बढ़े। अपनी ऊर्जा का ऐसे प्रयोग करें कि आप सरकारी क्षेत्र में जाएं, आपके बच्चे अच्छे जगह जाएं, कि मैं उन्हें सैल्यूट करूं। कभी मैं आऊं दूसरे जिले में ट्रांसफर भी हो जाए तो मैं सिपाही में आऊं तो मुझे अरे पता चले कि चाचापुर में फूल मंडी की फला लड़की इस पद पे हो गई। जैसे कि आज एक महिला हुई, लेफ्टिनेंट हुई थी, तो मैं उसके घर गई और उसको मैंने बुके देके सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। शक्ति का आप लोग जितना हो सके बच्चों को शिक्षित करिए। देखिए, एक बच्चा अधिकारी बनता है तो पूरी माँ की भूमिका होती है। वो विद्यालय से पहले माँ से, प्राथमिक जो अध्यापिका होती है वो माँ होती है। आप जैसा करेंगे वही आपके बच्चे को परिवर्तित होकर आएगा। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ को सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। वो उसे पढ़ाती नहीं है, लेकिन उसे वॉश आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, बैठ के टाइम पास कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो आपको ज्यादा सशक्त होना पड़ेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं माँ को बहुत ज्यादा सशक्त होना पड़ेगा। तभी ये संभव है कि उसका बच्चा किसी उच्च पद पर आसीन हो पाए। इससे माँ ही एक निर्णय ले सकती है कि उसका बच्चा कोई अधिकारी बनेगा या कोई क्रिमिनल बनेगा। ये सिर्फ एक माँ डिसाइड करती है। यदि आपका बच्चा कोई छोटा सा क्राइम करके आता है, कोई गुनाह करके, उसको आप छिपाइए नहीं, उसको डांटिए। और मैं यह महिला अधिकारी के रूप में इसलिए उपस्थित हूँ ताकि चूंकि पुरुषों के सामने महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती, इसलिए हमें यहाँ पर भेजा गया है कि हम आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे और आपकी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो कोई आपका बच्चा क्राइम करता है उसको कभी भी पर्दा मत डालिएगा। वहीं पर आप क्या करिए, नहीं माइक की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज इतनी लाउड है। तो आप बच्चों को ये कहिए, अगर तुम कोई क्राइम कर रहे हो तो उसे 10 थप्पड़ वहीं खींच के मारिए। और ये कहिए कि तुम अगर क्राइम करके घर में चले आए तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं। इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग कि आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ के ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, वो किसके साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी संगत क्या है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, फोन में कुछ और कर रहे हैं। अब ऐसे मौके बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चूंकि क्राइम से जुड़ी हुई तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वाक्य चलते रहता है कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। कई सारे केसेस आया कि बच्चों ने गोली मार के आत्महत्या कर दी। बहुत ही संपन्न परिवार थे, उसका भी रीजन यही था कि उनके परिवार वालों ने उनको दोस्त की तरह समय नहीं दिया। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का दबाव डालते रहे, बच्चा एक दिन फट गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो आप बच्चों के साथ एक मित्रता का व्यवहार करें, खासकर माँ के लिए। पिता की तो शुरू से ये भूमिका रहती है कि ऊपर से एक नारियल की तरह होता है और अंदर से क्या होता है, नरम होता है। तो पिता का तो वही स्वरूप है, लेकिन माँ मोम सरीखी होती है, वो ऊपर से भी मोम की तरह होती है, थोड़ी सी बस सख्त रहती है कि जरा सा लो, यानी जरा सा तकलीफ बच्चों का देखती है। इस चीज पर ध्यान दीजिए कि आप
आपका बच्चा कर क्या रहा है, इस पॉइंट पर नोट आउट करिएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आजकल आप बच्चों के साथ फ्रॉडिंग बहुत हो रही है। ऑनलाइन कॉल आ रहे हैं, उस पर आप कोई नंबर पर उठाएं नहीं, किसी नंबर पर क्लिक ना करें, आपके पैसे बहुत ज्यादा कट जा रहे हैं। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि इंसान पैसा बहुत मेहनत से कमा रहा है, तो हनी ट्रैपिंग होती है, वीडियो कॉल आते हैं नग्न अवस्था में किसी तरीके से। कृपया आप जो नंबर आपके फोन में कॉन्टेक्ट में सेव नहीं है, उससे आप फोन ना उठाएं, ये माँ का काम है। क्योंकि इस तरह एक लड़के को मैं बताऊंगी, और एक माँ का 1 2 3 4 बच्चा, वो चारों बच्चों को जाके बताएगी। तो मैं चाहती हूँ इस तरह का कार्यक्रम आप समय समय पर आयोजित करते रहे। जितनी भी नई नई नीतियाँ आ रही है, मैं आप लोग को उससे अवगत कराऊं, जागरूक कराऊं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगी। ये ज्यादा जरूरी है कि कहीं आपका बच्चा डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, किसी तनाव में नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। बच्चों को समझिए, उनकी मानसिक स्थिति को देखिए, क्योंकि बच्चों में आजकल इतना सरकार ने हमारे लिए कर दिया कि कोई खाने बगैर नहीं मर रहा है, खाते खाते मर रहा है या फिर अवसाद की स्थिति में जाकर मर रहा है। तो स्पेशली मेरा विशेष रूप से माताओं से निवेदन है कि आप बेटा हो या बेटी, सब पे समानता का व्यवहार करें, और उसके बाद वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस चीज पर विशेष ध्यान दें। उसकी संगत क्या है, और क्या मोबाइल में ज्यादा गेम खेल रहा है, फायर वाला कौन सा गेम खेलते हो भाई? पबजी। और एक और कोई फायर वाला खेलते हो, फायर फ्री फायर। हाँ भाई, एक वाकया हो गया था हंसो नहीं, लखनऊ में एक आर्मी कमांड की वाइफ थी, उसने अपने बेटे को मना कर दिया कि तुम फ्री फायर नहीं खेलोगे। उसके पिता की 2 नाली रखी हुई थी, उसने माँ को वही मार दी गोली। कहीं तूने मना कर दिया, चुप हो जा, अपनी माँ को बाथरूम में लाश रखे रहा। पिछले साल पीजीआई थाने का यह मसला है। तो आप बच्चों को इस तरीके से मोबाइल ना दीजिए कि मोबाइल आपकी जान की दुश्मन हो जाए। इस चीज पर कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बार बार मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ कि एक बच्चा, बेटा और बेटी हो, वही समाज का निर्धारण करता है, राष्ट्र का निर्धारण करता होता है कि हमारा राष्ट्र किस ओर अग्रसर हो रहा है। तो उसकी जो संचालन करता होती है वो माँ होती है। माँ सही रहेगी तो पूरा परिवार समाज सही रहेगा, माँ सही नहीं है तो विध्वंस होना सुनिश्चित है। और थोड़ा सा महिलाओं में इसमें सहनशीलता कमी आ गई। वही महिलाओं में अपने आप को भी कह दूँ, मैं अपने आप को भी, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रहेगी जो प्राचीन काल में रह गई थी। इस समय हम थोड़े थोड़े बात पर आक्रोशित होकर लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाते हैं, थाना कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। ये चीज गलत है। आपकी जो गरिमा है उसका आप ध्यान रखें, आप पढ़ाई लिखाई करें, और अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग जो लड़ाई झगड़े में आप लोग करती हैं उसका प्रयोग आप शिक्षा में करें, किसी बिजनेस में करें। माना कि सब लोग शिक्षित नहीं है, अच्छे पद पे नहीं जा सकते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में अपना लगाएं कि मैं पार्लर का कोर्स कर लूँ, मैं कोई दुकान खोल लूँ, मैं कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोल लूँ। वहाँ अपनी ऊर्जा का प्रयोग करिए, किसी को अनावश्यक रूप से फंसाने में अपनी ऊर्जा का ना प्रयोग करिए, क्योंकि आपके एक मुकदमे से एक परिवार खराब हो जाता है। मैंने देखा हुआ वो स्थिति कि लड़का लड़की बात करते हैं, दोनों आपस में लगा, लेकिन लड़का लड़की जब कुछ हो जाता है तो लड़के को पूरा दोषी माना जाता है। उस माँ को देखा है थाने की चौखट पर रोते हुए, पूरे दिन रोता हुआ देखा है मैंने, भूखा सोता हुआ देखा है। उसका बच्चा जेल में रहता है, उसकी कोई गलती नहीं रहती, उतनी गलती रहती है लड़की बात करती है उतने लड़का बात करता है। लेकिन कल को भाग गए तो 366 का मुकदमा लड़के खिलाफ लिखा जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब समानता आया है तो भाई लड़कों के लिए क्यों नहीं आया है। लड़के भी तो हमारे, क्यों भाई उनके खिलाफ ही क्यों मुकदमा? जब बात कर रहे हैं तो सबके दोनों ही बराबर बात कर रहे हैं, प्रेम में दोनों ही है, तो फिर सजा एक को क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आता। और माँ पूरे दिन पूरे रात थाने की चौखट पे रोती रहती है, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ खाया नहीं, मैं खाऊंगी नहीं। तो आप ध्यान दीजिए बच्चे के साथ ये स्थिति उत्पन्न न होने पाए, तो किससे बात कर रहा नहीं बात कर रहा। मैं ये नहीं कहती कि लड़का लड़की बात ना करें, लेकिन अपनी सीमा में रहे। कल को ये समझा दीजिए कि बेटा तुम्हें 363, 66 और 376, 54 में जेल में रहना पड़े। ये 4 धारा अपने बच्चों को समझा दीजिएगा हमारी तरफ से। या फिर अगला कोई प्रोग्राम आयोजित करवाइए तो खास कर लड़कों से बात करनी होंगी। इनके साथ आजकल बहुत ही फ्रॉडिंग हो रही है, ऑनलाइन बेचारे फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो इसी एक प्रोग्राम में आप किसी भी दिन आयोजित रखवाइए, और जितना हो सके मैक्सिमम जनता को बुलाइए। आज थोड़ा मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए यहाँ उपस्थित समस्त मंचस्थीन अतिथि, उपस्थित समस्त नारी शक्ति एवं समस्त सम्मानित नागरिकों को प्रणाम करते हुए मैं स्नेहा राय अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।